नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का एडिशन। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है तो विपक्षी दलों ने इसे फर्जी बता दिया है। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि रिपोर्ट में डिसेंट नोट्स की कुछ हिस्सों को हटा दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि मुसलमानों के हक को छीनने का एक प्रयास हो रहा है, तो ओवैसी ने भी इसे वक्फ की बर्बादी वाला बिल बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वोट बैंक को बचाने के लिए सियासी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जैसा बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। वक्फ पर विपक्षी बवाल, तुष्टीकरण की है चाल। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट है। कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी असहमति वाले नोट्स को जानबूझकर हटाया गया। आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. लोकसभा में भी यही जेपीसी रिपोर्ट भारत माता की जय के नारों के साथ पेश हुई और फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लगातार आरोप लग रहे थे कि वक्फ के नाम पर मनमानी हो रही, सरकारी और आम लोगों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और सबसे बड़ा संकट ये कि विवाद होने पर मामला कोर्ट नहीं बल्कि वक्फ के ही बनाए ट्रिब्यूनल में सुना जा रहा है। लेकिन विपक्ष को इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब मोदी सरकार वक्फ कानून में सुधार कर रही है तो विपक्ष बेचैन है। बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है। हमारे अधिकारों को अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टियों को छीनने की साजिश की जा रही है। आप सीधे पर्सनल लॉ के ऊपर हमारे अटैक कर रहे हो। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। सवाल है कि क्या विपक्ष की परेशानी के पीछे तुष्टीकरण वाला एंगल है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ की ढाल, वोट बैंक की चाल। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का और आइए नजर डालते हैं वक्फ पर विपक्ष के माइंडसेट की पोल खोलने वाला विश्लेषण क्या है। पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1964, 1969 और 1984 यानी 1984 में संशोधन हुआ, यानी 64 से 84 के बीच में 3 बार संशोधन हुआ और विपक्ष ना के बराबर था, विपक्ष था ही नहीं। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। हर बार वक्फ की ताकत बढ़ाई गई, लेकिन 1995 का दौर आता है और 1995 की कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ कानून का संशोधन किया और सरकार ने वक्फ कानून का संशोधन किया। वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण की असीमित अधिकार मिले। संख्या बल जो था वो सरकार के पास था, इसलिए बिल पास हो गया। 1991 में यानी 1991 में ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया।
गुंबद को गिराया गया, इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस के शासन, गांधी परिवार के आदेश पे 1995 में यह संशोधन हुआ, ऐसा लगातार पॉलिटिकल पंडित कहते हैं। अब मैं आता हूं आगे की तरफ। 2014 के चुनाव से ऐन पहले 2013 में एक बार फिर संशोधन होता है। यूपीए सरकार के पास बहुमत था, कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने यह संशोधन किया था और वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी। यह 2014 से पहले तुष्टीकरण की अब तक की सबसे बड़ी चाल थी, लेकिन इसका लाभ नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन मुसलमान वोट जो थे वो भी कांग्रेस को उस तादाद में नहीं पड़े जो पड़ने चाहिए थे, क्योंकि वक्फ से मुसलमान भी पीड़ित हैं। आइए मैं बढ़ता हूं। मुस्लिम देशों में नहीं है वक्फ। तुर्की, लिबिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे बड़े मुस्लिम देशों में भी कोई वक्फ का जैसा कानून है ही नहीं। धर्मनिरपेक्ष भारत यानी सेकुलर भारत में वक्फ बोर्ड भी है और इसे कानून से ताकत भी दी गई है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक कोई है तो वो वक्फ बोर्ड ही है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आज ये है, इस कार्यक्रम के दौरान वो बड़ा प्रश्न ये है और जो देश का प्रश्न है, क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए हैं और ताकत बढ़ाई है? अजय लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, नेता लेफ्ट के, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मोहम्मद फैज खान है, शोहेब जमई है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया, आप रो के रोए हैं आज संसद के अंदर कि वक्फ का कानून लेकर आ रहे हैं। संख्या बल अगर है मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, तो लेकर आएंगे वक्फ का कानून। आप लोग भी तो लेकर आए जब विपक्ष के पास संख्या बल होता था। आपने असीमित अधिकार दिए ना आप लोगों ने। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि वोट बैंक के चलते भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है कि उसको वोट चाहिए, किसी कीमत पे वोट बैंक उसको तैयार करना है। उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जमीन से मतलब है। एक तो वोट बैंक तैयार करना है, दूसरा जमीन कब्जा करनी है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर गाड़े हुए हैं, कल गुरुद्वारे की जमीन पर नजर गाड़ेंगे, परसों मंदिर के नाम पे जमीन पे नजर गाड़ेंगे, जो आपको अयोध्या में देखने को मिला किस तरह जमीनों का हेरा फेरी वहां पे हुई थी। उसके बाद चर्च की जमीनों पे आ जाएंगे। फिर ये क्या करना चाहते हैं? अगर जमीन कब्जा ही करना है, जमीन कब्जा वाली पॉलिसी लाना चाहते हैं। एक बात अब आप बोलने अनुराग, आपने बोला कि अब जो बीजेपी वाले हैं इनकी नजर तो गुरुद्वारे की जमीन पे है, आपने बोला इनकी नजर चर्च की जमीन पे, यही बोला ना आपने। मतलब आपको लगता है कि आप ये बात अनर्गल बात बोलेंगे और कोई यकीन करेगा? एक सेकंड सुनिए अनुराग जी, 30 सेकंड सुनिए, फिर आप 1 मिनट बोलिएगा। 1 सेकंड मैंने कहा, क्या एक सेकंड क्या इस देश में गुरुद्वारों के पास तीसरे नंबर की जमीन है? क्या इस देश के चर्चों के बाद तीसरे नंबर की जमीन है? इस देश में रेलवे के बाद नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई है, फैक्ट है और हार्ड फैक्ट है। इस देश के अंदर रेलवे के बाद और भारतीय सेना के बाद अगर किसी की जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। सीधी सी बात है। तो सुन तो लो, बोलिए। अरे आप सवाल पूछोगे तो सुनना भी तो पड़ेगा ना कि मैंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी की आपने जो बात बोली वो गलत थी। अरे मैं सच्चाई मैं भी बता रहा हूं। इसलिए मुझे कॉल आउट करना पड़ा। मैं बोलूंगा झूठे कैसे हो सकता है? नहीं, कहां किसने बोला? किसने बोला? मुझे एक भी नेता का नाम बताइए जिसने बोला कि हम गुरुद्वारे की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो दोगे? नहीं, एक भी नेता का नाम बताइए। कोट द नेम। वक्फ बोर्ड की। अरे भाई, ऐसे क्या हल्ला मचा रहे हो भाई? आप सवाल पूछते हो, जवाब भी ले लोगे, सवाल भी जवाब भी। अरे मुझे तो बोलने दो, जो मुझे बोलने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा फैक्ट पे हूं मैं, और फैक्ट पे हूं तभी परेशानी हो रही है। फैक्ट पे है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये हर उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है जहां उनको लग रहा है जमीन है, और फिर धन्ना सेठों को देना चाहती है। सवाल आपके अगर सवाल से उठा लें, 2013 की बात कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ था? 10 साल से इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया कुछ भी? मैं पूछना चाहता हूं। इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी 7 साल, क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि अभी धीरे धीरे वोट जैसी खसकता नजर आता है। 240 पे सिमट गए ना, अब उनको लगता है 240 पे आ गए, अब आने वाले चुनाव हम 40 पे आ जाएंगे लोकसभा में, इसलिए नया छोड़ा है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपकी जमीन खिसक रही है 240 के बाद, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आपकी जमीन खिसकी, हरियाणा में आपकी जमीन खिसक गई, दिल्ली में तो बिल्कुल ही खिसक गई, इसलिए अजय आलोक आप ये कानून लेके आना चाहते हैं। विपक्ष की समझ ये कहती है। देखिए, जेनेसिस समझिए अमित, सबसे पहले जेनेसिस समझिए।
ये लोग संविधान की कस्में खाते हैं, संविधान खटाखट खटाखट, बहुत लोग संविधान तो पॉकेट में ही लेके चलते हैं। संविधान में जब संविधान बना, क्या बाबा साहब ने संविधान में वक्फ को रखा था? नहीं रखा था। क्या थी ये चिड़िया? कोई चिड़िया नहीं थी। मौलाना जवाहरलाल नेहरू को ये ख्याल आया कि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा, तो ये वक्फ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। पंडित नेहरू, नहीं एक सेकंड, एक त्रुटि है, मैं माफ करिए रोक रहा हूं। आपने मौलाना नेहरू तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण इसलिए मैंने मौलाना कहा, भाषा शैली भारतीय जनता मैंने मौलाना जानबूझ के बोला है, मैंने जानबूझ के मौलाना बोला, जैसे मुल्ला मुलायम कहते हैं तो मैंने मौलाना नेहरू बोला है। भाई मैंने मौलाना नेहरू जानबूझ के बोला क्योंकि लाने की जरूरत नहीं थी और ये जानबूझ के लेके आए, ये जानबूझ के लेके आए। किसी में एक मिनट यार, ये बीच में बोलेंगे निरंतर बोलते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, आपका ऑब्जेक्शन है, मैंने वो ऑब्जेक्शन पहुंचा दिया। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। ऑब्जेक्शन की रखा, अपने ऑब्जेक्शन को अपने ये जेब में रखे। मैं कह रहा हूं, मैं जानबूझ के मैंने कहा है, मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने ये जानबूझ के काम किया क्योंकि तुष्टीकरण और मार्क्सिज्म का ये एक्सट्रीम स्टेप था। किसी इस्लामिक देश में वक्फ नहीं है, एक हिंदुस्तान छोड़ के। क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं थी। 64 में आपने इसे स्ट्रेंथन किया, 81 में स्ट्रेंथन किया, 84 में स्ट्रेंथन किया, 95 में तो आपने हद ही पार कर दी, सेक्शन 40 इंट्रोड्यूस कर दिया इस वक्त में। मतलब रुमाल पे कपड़ा डाला, वो जमीन मेरी। अभी देखिएगा आपके डिबेट में लोग आएंगे, कहेंगे जो नया पार्लियामेंट बना है वो भी वक्फ का है, ताजमहल वक्फ का है, ये तो कोर्ट कह चुका है। अति कर दिया। अब ये आइए वक्फ की जेनेसिस समझिए, वक्फ क्या है? वक्फ से आम मुसलमानों को क्या फायदा है? अंडा। आम मुसलमानों की जमीन हड़पता है वक्फ, गरीब मुसलमानों की जमीन हड़प लेता है वक्फ। अगर किसी मुसलमान दंपत्ति को बच्चा नहीं है, वो अपनी संपत्ति अपने भतीजा भतीजी किसी को देना चाहते हैं तो नहीं, वक्फ उनकी संपत्ति वक्फ में चली जाएगी। ऐसे ऐसे नियम बनाए हुए इस वक्त में। संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जिसको मनाएगा वो जमीन उठा लेगा। आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाइए, हाईकोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं संशोधन करेंगे इसमें? दूसरी बात, ये वक्फ चला कौन रहा है? पूरे देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड शिया सुन्नी को छोड़ के प्रदेश को मिला दीजिए तो 30 वक्फ बोर्ड है। इसका हैंडलर कौन है? कभी आपने लिस्ट देखा है 30 वक्फ बोर्ड सेंट्रल शिया सुन्नी का? इसके हैंडलर वही 200 मुसलमान नेता हैं जिनके पास ये पूरी वक्फ की संपत्ति जो रो रहे हैं। आप नियम ये है कि 30 साल से ज्यादा लीज पे आप नहीं दे सकते हैं। ये वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन छीनी जाएगी। असुद्दीन ओवैसी 3000 करोड़ से ज्यादा के वक्फ की जमीन हैदराबाद में कब्जा करके बैठे हुए, मॉल बन रहा है उस पर। मॉल चैलेंज नहीं कर सकते आप। इनके ये आजम खां 7000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए थे। 4000 करोड़ की जमीन उसमें सरकारी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ली, ऑडिट करवाया यूपी में पहली बार। झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जब नहीं पता दिया पता कीजिए, पहली बार यूपी में वक्फ का ऑडिट हुआ। उसके बाद आइए, चलिए जरा मुंबई, सारे मुसलमान नेताओं ने ये वक्फ की जमीन हथिया के उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसलिए यही चिल्ला रहे हैं। आम मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इस वक्त से मुस्लिम विधवाएं है उसको सपोर्ट मिले, मुस्लिम बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको सपोर्ट मिले। साक्षरता दर कितनी कम है मुसलमानों में, और ये कब से कम हुई? जब से कांग्रेस का शासन आया। आजादी के पहले तो साक्षरता दर मुसलमानों की 52% थी, आज घट के 18% कैसे हो गई? हम जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये नाटक करते हैं, ये सारा पार्लियामेंट में ड्रामा वही नेता लोग कर रहे हैं जिनके पास वक्त की संपत्ति है। नहीं, बहुत आपने बहुत ही कुछ वैलिड पॉइंट्स को रखा है और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को रखा है। मैं उस पर आता हूं, लेकिन विवेक आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इसमें तू मैंने का मामला नहीं है। मुझे लगता है इस पर इंटेलेक्चुअल चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैंने डिटेल्स निकाली कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आपत्ति कितनी है और केस कितने हैं। कुल मिलाकर 40,950 केस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में इस समय लंबित है और करीबन 10,000 केस मुस्लिम पक्षकारों ने दायर करे हैं। यानी मुसलमानों को इससे तकलीफ नहीं है, मुसलमान तो इससे पीड़ित है। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत कहती है कि जो सही काम हो उसका विरोध कर लो। मुसलमान तो पीड़ित है इस वक्त से। जी नहीं, देखिए, अब मैं इसमें दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन, और वक्फ बोर्ड बना क्यों? वक्फ बोर्ड उस समय के मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट्स की मर्जी के खिलाफ बना। नोबडी वांट्स कि स्टेट गवर्नमेंट उसके रिलीजन, उसके डोनेशंस में इंटरजेक्ट करे, लेकिन सरकार ने बनाया जिससे कोई भी रिलीजियस डोनेशन चाहे मुसलमानों की हो, सरकार उसको रेगुलेट कर सके। पहले मंशा को समझिए आप। दूसरी बात, अब कैसे वो करेगी? ट्रिब्यूनल जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसमें क्लास 1 जुडिशियल ऑफिसर तो आप उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। हाँ, नहीं,
नहीं, मंशा गलत नहीं थी, ऑब्वियसली यही बात है फिर तो। थी, लेकिन जो अब जैसे कि नहीं, अब आप देखिए बहुत सी चीजें प्रोग्रेसिव होती हैं, लेकिन अब जैसे संघ ने जो है हिंदू बिल जो लाया गया था उस वक्त उसका विरोध किया था संघ ने, और जनसंघ ने किया था, आरएसएस ने भी किया था, मंशा गलत थी, आज उसी को के चैंपियन बन रहे हैं ये। तो ये मैं पहले मेरी बात सुनिए आप, जिस वक्फ ट्रिब्यूनल पे बार बार उंगली उठाई जा रही है उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसमें 2 मेंबर होते हैं, एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरा एक ब्यूरोक्रेट, और ये जब आप स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, एंड यस ये भी मैं बता दूं आपको, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को उस राज्य की लगता है कि कुछ हैंकी पैंकी है, इट कैन डेफिनेटली एक्ट ऑन इट्स ओन, और ग्रीवियंस वाली पार्टी पढ़ ले कोई भी जाकर के, मैं यहां बैठा हूं और दर्शकों को जिम्मेदारी से बता रहा हूं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होता कि मुसलमान की हड़प ली, कैसे हड़पोगे? किसी की जमीन भी हड़पने के लिए चाहे वक्फ की हो या नॉन वक्फ की हो, आपको उस प्रॉपर्टी के कागज चाहिए, अभी जो उसका जेपीसी की रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आई कराएंगे। है उसके आप पक्ष तो में, आप उसके खिलाफ है? जेपीसी की रिपोर्ट के पक्ष में या खिलाफ है? हम उसके खिलाफ हैं। 15-11 की वोटिंग हुई थी, 15-11 की वोटिंग हुई थी, 15 लोग उसके फेवर में थे, 11 उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके भी खिलाफ हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शंस हम लोगों ने रेज करे वहां पर, उसको भी इलेक्शन में लगाइए। एक सेकंड 2013-14 में जब आपने अमेंडमेंट पास करी थी तो बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी के पास नंबर नहीं था। आज देश की जनता ने बीजेपी के पास नंबर दे दिया, संख्या बल उनके साथ है तो वो पास करा के लेके जाएंगे इसको। जब 1995 के अंदर असीमित अधिकार दिए थे तो संख्या बल आपके पास था तो आपने पास कराया। आज संख्या बल आपके पास नहीं है तो रोने से क्या फायदा? उतने नंबर लेके आइए, पास करा के लेके जाइए। आप सुन लीजिए, हाँ मैं इसको आपकी सरकार आएगी तो वक्फ को, अक़लियतों को असीमित अधिकार दे दीजिएगा। कौन मना करता है? देते ही रखा गया इस देश के अंदर ना। नहीं, आप आजादी के बाद तो दिया ना सर। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गलत बात है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो आप कह रहे हैं सर। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको यह गारंटी करता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होगा, और विपक्ष के जो प्रोटेस्ट के राइट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोटेस्ट के राइट तो आपने दिखाए ना, आपने 11 वोट प्रोटेस्ट में डाले ना। अब नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं है, अगर जेपीसी में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो क्या कर सकता है? अब दूसरा रीजन दे रहे हैं कि देखिए पहले तो 10-10 साल चलती थी जेपीसी, अब तो 3 महीने में ही काम खत्म हो गया। हाँ, यही रीजन दे रहे हैं ना। संसद में आज हाउस में क्या रीजन दिया गया? पहले तो 10-10 साल चलती थी जेपीसी थी, 5 साल तो चलती ही थी, अब 3 महीने में कैसे काम खत्म करके दे रहे हैं? यही कारण आप लोगों को नहीं दिया। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता सर। सुन लीजिए, डेमोक्रेसी का ये आप लटकाना अटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। सरकार सर आप सुन तो लीजिए, आप सुने मेरी बात, तो कोई नहीं लटका रहा है। हमने फार्मर्स बिल वो भी इन्होंने पास किया था, बुलडोज किया था, हमने प्रोटेस्ट करा, हमारी जीत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट करा, वापस लिया गया। अगर ये बिल, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई भी बिल पास हो गया है लेकिन वो इथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, प्रियम्बल के खिलाफ है, विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया में। बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है। अगर समर्थन किया आपने तो फिर आप देखिएगा सीधे तौर पर कहा है वक्फ बिल का समर्थन किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर समर्थन किया तो उठाना पड़ेगा राजनीतिक नुकसान। सीधे तौर पर पॉलिटिकल धमकी दी है, सड़क से अदालत तक विरोध करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये सीधे तौर पे खबर आई है। जेपीसी की रिपोर्ट पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ऑपोजिशन कह रहा है कि 5 साल तक चलती थी जेपीसी, 3 महीने में रिपोर्ट कैसे आ गई है? सीधे तौर पर अजय आलोक आपके अलायंस पार्टनर्स को चेतावनी दे दी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, बोला बीजेपी से हम निपट लेंगे, आप मत समर्थन करिए। मुस्लिम अजय आलोक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? क्या ये आम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? गरीब मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ये फिर वही देश के चंद 200 मुसलमान नेताओं का समूह है जो इस वक्त की वकालत कर रहा है, क्योंकि इस वक्त की जमीनों पे उनका कब्जा है। तो विवेक श्रीवास्तव तो मुसलमान भी नहीं है लेकिन वो भी वकालत कर रहे हैं। 50-50 अरे ये गलत कह रहे हैं ना, इसलिए ये मिसलीड कर रहे हैं। जमीनें का है पता है आपको? इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना है। पश्चिम बंगाल में, और इनके जितने मुसलमान नेता हैं, टीएमसी के मुसलमान नेता हैं, वो सब वक्त की जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब एक मिनट देखिए अभी क्या क्या हुआ, संशोधन क्या क्या है और उसमें किसका विरोध है जरा बताइए। पहले था, मैं एक एक करके पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए, किसी भी संपत्ति पे वक्फ कब्जा करके दावा कब्जा कर लेता था। अब वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब में पहले संपत्तियों के विवाद का निर्धारण वक्फ ट्रिब्यूनल करता था, अब किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निर्धारण कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब
बोर्ड के खिलाफ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था। अब ये अनिवार्यता खत्म। बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं नहीं ली जाती थी, अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा और अहमदिया भी होंगे, बोहरा भी होंगे, सब कोई होगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्तियों का प्रावधान था, अब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे करेगा। मुस्लिम संविधान के सभी वर्गों के लिए एक ही वक्फ बोर्ड था, अब अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेंगे। अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। अब ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। गलत क्या है? इसमें कोई भी जुडिशियल व्यक्ति ऑफिसर अपनी बताइए कहां पर है? वक्फ को दान ओके, करेगा। शोएब जमाई, अब है जो कम से कम 5 साल में मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही वक्फ को दान करेगा। ओके, शोएब जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, यू मेड अ पॉइंट। मोहम्मद फैज खान, ये इनकी इतनी मुस्लिम धर्म को आए हुए 1400 साल हुए, सब मानते हैं, सब मानते हैं 1400 साल। ओके, शोएब जमाई, आप एमआईएम के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। मेरा आपसे स्पष्ट रूप से सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ से तो खुद मुसलमान ही परेशान हैं? मेरे पास एक आंकड़ा है, उसमें करीब 10,000 केस ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने ही दायर किए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे तुष्टीकरण भी नहीं होने वाला है, सिर्फ चंद नेताओं की दुकान चलेगी जमींदारी की? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके आंकड़े कहाँ से लाए गए मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात कहना अपने आप में ही एक बड़ा सबूत है कि वक्फ के अंदर भी कोई मनमानी नहीं है, बल्कि आप उसमें केस अगर डाला गया है ट्राइब्यूनल के अंदर हो या किसी कोर्ट के अंदर डाला गया होगा तभी तो ये केसेस आपके सामने आए। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़प भी जाए तो मनमानी नहीं है? नहीं, मुसलमानों की जमीन हड़प सकते हैं? नहीं, आप भाई आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से कि यहाँ पे वक्फ की मनमानी नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ से एब्सोल्यूट कोई पावर नहीं है, इसमें केसेस भी दर्ज होते हैं अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है, यही बात है ना? मानते हैं ना इस बात को? अब सुन लीजिए, आज जो जेपीसी के ऊपर हुआ, चूंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उस जेपीसी के मेंबर हैं। जी ओवैसी साहब, एक डिसेंट नोट बनाया गया है, चूंकि 11 सदस्यों ने अपनी डिसेंट नोट दी, उसमें असहमति दर्शाई। जब जेपीसी का आज रिपोर्ट पेश हुआ राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, तो जेपीसी चेयरमैन जगदीपिका पाल जी जो हैं वो क्यों नहीं उस डिसेंट रिपोर्ट को उसमें यहाँ से शामिल कर रहे हैं या उनको एडिट क्यों किया गया, जब ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम जो लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और देश के बड़े बड़े शहरों में हर जगह जो यहाँ से मुस्लिम उलमाओं की राय ली गई और उन चीज़ों को रिपोर्ट में शामिल किया गया, वही तो डिसेंट रिपोर्ट का हिस्सा था कि मुसलमान समाज क्या कह रहा है। आप उसको ही गायब कर दे रहे हैं, तो फिर वो जो जेपीसी की प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीके से कि सबकी बात सुनी जाए, वो तो मोटिव खत्म। अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, झूठ, अरे भाई बैठिए ना, आप जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ की जमीन पे मॉल बन रहा है या नहीं? अरे भाई बैठ जाइए ना, अरे भाई बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए ना भैया, यहाँ से कब देश बैठा नहीं रहेगा, कब बीजेपी में चले, आम मुसलमान बैठा नहीं रहेगा। अरे सुनिए ना, वक्फ पे कुंडली मार के आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को भगाने का समय आ गया है। अच्छा, एक एक करके वक्फ पे कुंडली मार के आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको भगाने का समय आ गया है। ओके, मेक योर पॉइंट शोएब जमाई। भाई ओवैसी का मॉल बन रहा है या नहीं है हैदराबाद में, ये पूछिए। वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का भी शॉपिंग मॉल बन रहा है, उसको बचाना चाहते हैं वो। ओके, वक्फ की जमीन पे, ठीक है मिस्टर जमाई। ओके शोएब जमाई, सार्थक चर्चा चाहते हैं ना? बिल्कुल सार्थक चर्चा चाहते हैं, सार्थक चर्चा की। देखिए सुनिए, आज जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात, जब डिसेंट रिपोर्ट यहाँ से एडिट की गई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिन्होंने विरोध किया किस पर विरोध किया? हमारी पार्टी का आधिकारिक मत ये है कि ये जो बिल है ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का यहाँ से उल्लंघन है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। मेरे साथ इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद है, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। इमरान मसूद, मेरा सीधा सवाल है, आपका स्वागत है। मेरा सवाल है, वक्फ बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें यह फर्जी बिल मंजूर नहीं है, क्या खराबी है या सिर्फ तुष्टीकरण है? इमरान मसूद साहब, देखिए अमीश भाई, इसके अंदर लगातार हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं, 2013 में जो एक्ट बना था वो अपने आप में बहुत मजबूत एक्ट था। उस पूरे एक्ट को ख़त्म कर करके इन्होंने पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की तैयारी की है। ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को खुर्दबुर्द करना चाहते हैं। जो वक्फ के ऊपर कब्जा धारक लोग हैं
उन लोगों को ये अधिकार और देने का काम कर रहे हैं। और जो वक्फ की प्रॉपर्टी, जो वक्फ बाय यूज़र था, वक्फ बाय यूज़र के अंदर इन्होंने इतने क्लॉज डाल दिए कि वो वक्फ बाय यूज़र के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो सदियों से कब्रिस्तान है, सदियों से मस्जिद है, सदियों से जहाँ पर इमाम बाड़ा है, जहाँ पर मजलिसें हो रही हैं, उन सबको इसके अंदर उन्होंने शामिल करने का काम नहीं किया और वक्फ बाय यूज़र को बहुत कमज़ोर करने का काम किया है। तो ये पूरी तरीके से एक तरह समझिए कि एक नफ़रत का बुनियाद के ऊपर, ख़ास तौर से मुसलमान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि, और इतिहास में ये जो है काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि संख्या बल के आधार पर आप मुसलमान के पर्सनल लॉस को बिल्कुल नफरत है, काले अक्षरों में रखा जाएगा। लेकिन वक्फ की सुनवाई जो जेपीसी कर रही है उसका हिस्सा तो आप भी हैं। आपका आरोप है कि आपकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, उसका हिस्सा तो आप हैं। साहब से कहा कि हमारा जो डिसेंट नोट है उसको कम से कम रिपोर्ट में शामिल रखा जाए। हमारे डिसेंट नोट के पार्ट जो है वो अपने हिसाब से ना हटाया जाए कि आपने उसको अपने हिसाब से पार्ट हमारा हटा दें। हमारा जो विरोध है कम से कम उस विरोध को उसके अंदर हमारे शामिल किया जाए। हम स्पीकर साहब से मिले तो स्पीकर साहब से हमने लेकिन आपकी तो पॉलिटिकल दुकान वोट बैंक तुष्टीकरण की वजह से चल रही है इस पूरे मामले पर। नहीं, तुष्टीकरण क्या हो गया इसके अंदर? आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की बात कर रहे हैं, इसमें तुष्टीकरण क्या हो गया? अगर आप उस प्रॉपर्टी को बचाने की बात करते, जो कब्जे करे हुए लोग बैठे हैं उनसे मार्केट वैल्यू के ऊपर किराया वसूलने की बात करते, आप उस प्रॉपर्टी से कुछ गरीबों का फायदा कराने की बात करते, आप उसके अंदर जो खामियां हैं जो इसके अंदर जी मसूद साहब, जो आपको लगता है कि इसके अंदर प्रबंधन सही तरह से नहीं हो रहा, उसका प्रबंधन सही करने की बात करते हैं। आपने तो ये सब कुछ किया नहीं, आप तो सिर्फ इसको खुर्द-बुर्द करने की बातें कर रहे हैं। मसूद साहब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं शुक्रिया आपका, मैं सीधा रुख करता हूं मोहम्मद फैज खान का। मोहम्मद फैज खान, सीधे तौर पर ये काला दिन है, ये ब्लैक डे है और ये नफरत फैलाने की दुकान है। एक सेकंड शोएब जमाई, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड मैं आऊंगा शोएब जमाई आपके पास। ओके मोहम्मद फैज खान, इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये काला दिन है, नफरत फैलाने की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान खोल के बैठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मसूद ने जो बात कही है मुझे बड़ी हंसी आ रही है। जो लोग बोटी बोटी कर देंगे वाले स्टेटमेंट देते थे, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की बात करते थे, जो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान को लखनऊ में ले आएंगे, वो बता रहे हैं कि भारत में वक्फ की जमीन कैसे सुरक्षित रहे। इनका बस चले तो ये सबके सब वहां दे देते। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा पाक दिन है। आज के दिन मुसलमानों को उनका अधिकार संवैधानिक तौर पर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जा जमा कर रखा था वक्फ की प्रॉपर्टी पर, उन्हें मिल नहीं पा रहा था। उन बेवाओं को, उन महिलाओं को, उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जो वक्फ के माध्यम से मिलना चाहिए था, वाकिफ ने जिस नियत से वक्फ किया था वो नियत अब पूरी होगी। नहीं तो ये लोग कब्जा करके अभी कह रहे थे ना फलाने साहब का है। जी हाँ, मेन मार्केट में दुकान है, किराया होना चाहिए था 50,000। अभी जो नाम लिया, जो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे हैदराबाद को जिस पार्टी के लोग, मेन मार्केट में दुकान है, 50,000 किराया होना चाहिए। 50 रुपए किराया दे रहे हैं आज भी, उसका सही किराया इनको देना पड़ेगा। महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, 2 महिला सदस्य मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हित में है ये मुसलमानों के हित में है। ओके, मुसलमानों के हित में है ये। ओके शोएब जमाई, ओके एएम दिल्ली चीफ, ओके शोएब जमाई ये कह रहे हैं मुसलमानों के हक में है, इमरान मसूद कह रहे हैं ये नफरत की दुकान है, ये काला अध्याय है। मेक योर पॉइंट शोएब जमाई। मोहम्मद फैज खान को आपका जवाब। बहुत सारे दिल्ली के बहुत सारे पॉश इलाके हैं, मैं नाम की पूरी लिस्ट गिना देता हूं। वो पॉश इलाकों में वक्फ बोर्ड की जमीन पर दुकानें बनी हुई हैं और उसमें ज़्यादातर दुकानें हिंदू भाई चला रहे हैं। जो 1973 में जो किराया देते थे आज भी वही किराया दे रहे हैं। अगर स्वागत करना है तो इस पर भी स्वागत कीजिए कि उन भाइयों को भी आज के मार्केट रेट के हिसाब से सभी के लिए है ना, सभी के लिए है बिल्कुल। और अगर आप इसके लिए राजी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, नहीं सुन लीजिए मेरे पॉइंट, सुन लीजिए। दूसरी बात, ये जो बार बार जो सवाल हमने कहा कि आर्टिकल 15 एंड 29 का उल्लंघन है, ये तो बात सही है।
लेकिन ये जो अनर्गल आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए कौन सा केस है हैदराबाद के अंदर वक्फ के ऊपर जो जिसमें आप यहां से हमारे पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे हैं, या जिनका नाम दिखाइए, कौन सा केस, कौन सा FIR नंबर, कौन सा यहां से डिसेंट और कौन सा चीज है। मैं दावे के साथ आपको चैलेंज करता हूं, दिखाइए हाथों हाथ की यहां से कि कहां पर है वो रिपोर्ट। कांग्रेस की सरकार वहां, हमारी सरकार तो नहीं, इससे पहले भी सरकार किसी और की, कौन सी सरकार ने कौन सा जांच करवाया और किस बुनियाद पर आंकड़े देते हैं कि 3000 एकड़ और 3000 करोड़ की कौन सी सरकारों की रिपोर्ट है? ना एनडीए सरकार की रिपोर्ट, ना कांग्रेस की रिपोर्ट, ना किसी और की रिपोर्ट। कोई भी सरकारी आंकड़ा आप उठाकर दिखा दीजिए। बातें अनर्गल कामों से नहीं चलती। हम भी तो कह सकते हैं पटना में आपका जो यहां से हॉस्पिटल बना हुआ वो भी सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ, नीतीश कुमार के मेहरबानी से बना हुआ, लाएंगे आप उसका यहां से दोबारा, आप करेंगे उसमें मुकाबला। अजय लोग पता, मैं खुद अपने बिहार से हूं। अजय लोग, ओके अजय, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, लेट मी गेट हिम। ओके, उन्होंने आपको सुना, शोएब भाई, उन्होंने आपको सुना, आपने 2 मिनट बोला, आपको सुना, इत्मीनान रखिए अब आप भी जवाब सुनने के लिए। वक्फ भाई, इमरान मसूद अभी आपके चैनल पे बोल रहे थे हमारी जमीनें ले लेगा। ये समझिए कि वक्फ की जमीन इनकी जमीन कैसे हो गई, हमारी जमीन है। और ये जो अभी तक FIR की बात कर रहे हैं कि कौन सा FIR हुआ, कौन सा केस हुआ, यही तो दिक्कत है मेरे भाई, जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं। वक्फ की जमीन लेके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अपील भी, उसकी शिकायत भी वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, बाहर नहीं की जा सकती है। वक्फ के जमीन पे कब्जा करके आपने मॉल बनवाया हुआ वहां पे, वो जमीनें वापस करनी होगी। असदुद्दीन ओवैसी का 3000 करोड़ का वक्फ की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं हैदराबाद में। अरे सच्चाई बोले, 10,000 लोगों का केस हो सकता है, एक मुसलमान नेता के, एक मुसलमान नेता के नाम पे वक्फ की जमीन निकल जाएगी। आजम खान का 8,000 करोड़, मैं तो बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में TMC के नेताओं का कम से कम 10,000 करोड़ की जमीन होगी। अरे क्यों, सच्चाई छुपने में डर लगता है क्या? अभी बताया उन्होंने, एक दुकान का किराया 50-50 हजार, पूरी की पूरी मार्केट चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोग? आम मुसलमानों को वक्फ से क्या मतलब है? सारे जमीनों पे कुंडली मार के आप बैठे हुए हो। अजय आलोक, कागज दिखाइए, कागज फायदा लेने दिया ना आप बच्चों को फायदा लेने दिया। फायदा लेने के नाम पे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कह रहे हैं कागज दिखाओ। कल तक तो आप नारे लगा रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, यही बस जाएंगे। आज कह रहे हैं कागज दिखाओ, कागज जमीन लेके बैठे रह जाओ और उस पे आप धंधा कर रहे हैं। जो ओके अजय लोग कह रहे हैं कि कागज दिखाओ, जमीन मानहानि का केस धंधा कर रहे हैं। ओके, वक्त की जमीन पर ये नेता लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अजय लोग कह रहे हैं मानहानि का केस करेंगे। ओके, मानहानि का केस बिल्कुल स्वतंत्र है, सरकार के कब्जे में आएगी तो वो जमीनें छीन जाएंगी। दिक्कत यही है। ओके, दिक्कत यही है और कुछ नहीं। शोएब जमाई, मेरा सीधा पॉइंट आपसे ये है, इसके ऊपर अगर ये नहीं देखिए, मेरा पॉइंट ये है, देखिए ये एक किसी इंडिविजुअल नेता की बात नहीं है कि उसकी जमीन है कि नहीं है, उस इंडिविजुअल नेता की बात नहीं है। मेरा प्रश्न ये है तो फिर यहाँ से मुसलमान भी पीड़ित है ना, मुसलमान भी पीड़ित है ना। मैं एक आंकड़ा बार आप लोगों को दे रहा हूं, उस आंकड़े के ऊपर डब्बा गोल कर देते, आप कहते हैं पता नहीं कहां से लेके आए आंकड़ा। एक सेकेंड, आप बार एक ही आंकड़े की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 10,000 मुस्लिम पक्षकारों ने भी दायर की है याचिकाएं। अब बताइए क्या कहेंगे? और मतलब आपके नेता कह रहे हैं कि कब्रिस्तानों को छीनना चाहते हैं, ये मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो 10 नहीं, ये कैसे? कब्रिस्तान थोड़ी छीनने जा रहे हैं कोई, ये झूठ है, अनर्गल है। अरे 10,000 केस दायर हो, कौन सा कब्रिस्तान छीना जा रहा है बताइए ना। नहीं हो सकता है, कहां है? दिखाइए ना सबूत आपकी यहाँ से कि MIM के लोगों ने वक्त को यहाँ से हड़पा, वरना मानहानि का मुकदमा करेंगे हम। वहां मानहानि का मुकदमा करेंगे हम यहाँ से दिल्ली में बैठ करके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद कर दीजिए। दिल्ली MIM के लीगल सेल आपको चेतावनी दे रही है। ये मुसलमानों को बहकाने और भड़काने का काम बंद कर दीजिए, आप समझ गए? राष्ट्रीय चैनल पर आप कुछ नहीं बोल सकते जबरन। या तो सबूत दिखाइए, या कोई रिपोर्ट दिखाइए, या तो फालतू की नहीं कीजिए। 40 आसफ जाही मस्जिदें हैदराबाद की, पत्रकार अब्दुल बहमाद जाकर हैदराबाद में देखिए, पूरा रिकॉर्ड है। ये आज कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो 4 मीनार वाली मस्जिद है जी, वो हमें दे दो। 40 आसफ जाही मस्जिदें आज तक क्यों नहीं खुलवाई गई? उस पर कब्जा करके क्यों बैठे हैं? पत्रकार बहमाद के पास आप जाइए, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा।
और आप एफआईआर कराने की बात करते हैं। बकवास सुधार बात का काम कीजिए। दिखाइए। कहानी का आप लोग कितना कराते हैं, सऊदी के शेख आते हैं तो उसका रिकॉर्ड निकालिए। उसका मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, मुसलमानों की जमीन जब छोड़ने मैं की पूछ बात रहा हो हूं रही जो है, मेरी पार्टी लेकिन के वहीं ऊपर अधिकार आरोप मिला, लगाते हैं यतीमों उसका को सबूत अधिकार दिखाइए मिला, आप। स्कूल बने, कॉलेज बने, जो हॉस्पिटल हमारी बने, तो आप एफआईआर दर्ज करा जो हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए उसका सबूत दिखाइए। हमारी पार्टी ने कॉलेज बनाए, हमारी पार्टी ने अस्पताल बनाए, हमारी पार्टी ने यहाँ से गरीब बच्चों को पढ़ाया। आपने क्या किया बताइए? क्या किया आपने? अरे हमारी पार्टी के लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन खान साहब, मोहम्मद फैज खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, ओके शोल्ड भाई सीज़फायर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मिस्टर फैज खान, इसमें एमआईएम का दोष नहीं है कि मुसलमान अगर अशिक्षित रह रहा है। एमआईएम केंद्र में सरकार में नहीं थी, कांग्रेस केंद्र में सरकार में रही अधिकतर समय पर। स्ट्रक्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो ये ओवैसी की इसमें गलती नहीं है। और ये बात सही कह रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेजेस भी उधर चलाते हैं, असउद्दीन ओवैसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, आप बार बार कह रहे थे शोएब भाई कि कौन से केस है, ट्रिब्यूनल में ही केस है। 10,000 जो मुस्लिम पक्षकारों ने दायर करी हैं केसेस, वो ट्रिब्यूनल में ही केस है। मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यही है, आप इत्मीनान से अपने रूह अफ़ज़ा पी के अपने दिमाग को ठंडा करके एक सवाल को समझिए, और वो सवाल ये है, पानी पीजिए आप, वो सवाल ये है कि मुसलमान भी उतना ही पीड़ित है। और अभी आप खुद बोल रहे थे, अब देखिए इसमें हिंदू को भी 50 रुपए का जो पहले किराया देता था उसको भी 50,000 देना पड़ेगा। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको देना पड़ेगा जिसने ले रखा है। पॉइंट तो यही है, पॉइंट तो यही है। चूना क्यों लगे, से ज्यादा ले नहीं सकता है। अब हम लोग बोल लें, एक सेकेंड नहीं दी जा सकता है वक्फ की संपत्तियों को। अब जवाब दे दें हम लोग। जी आपकी क्या आपत्ति है? आपकी 3 आपत्तियां क्या है अनुराग भदौरिया? आपकी 3 आपत्तियां इस जेपीसी की रिपोर्ट में क्या है? 3 आपत्तियां क्या है? सुन लीजिए जी, सुन लीजिए तो हाँ, तो मुझे बोलने दीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पर हावी मत हो जाइएगा, थोड़ा लोकतंत्र बनाए रखिए। सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जैसी लगता है कि वो कमजोर हो रही है तो उसके झोले में वो अपना झोला रखती है। झोले में सीए है, एनआरसी है, वक्फ बोर्ड है, और भी कुछ रखती है। जैसी लगता है वो कमजोर हो रही है, उड़ेल देती है और सब उस पर तो देखो सी आ गया, एनआरसी आ गया, वक्फ बोर्ड आ गया, चारों तरफ चल रहा है। अरे क्या हो गया? देश को क्या बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये क्या है? समय समय पे लाके धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे लाके ये शतरंज की तरह ये गोटियां लाके बिछे देते हैं। उसके बाद आओ सब लड़ो, काव लड़ते रहो, और लड़ने के जो असली मुद्दे वो मुद्दे गौड़ हो जा रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम अशिक्षित रह गया। आप बताइए मध्य प्रदेश में कितनी, यहाँ कम से कम 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां पे शिक्षित हो गया? हम पूछना चाहते हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या क्या उन्होंने? मैं पूछना चाह रहा हूं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, क्या किया? गुजरात में लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया? आप देश में अगर यहाँ पे आ जाइए तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बात करी, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। खूबसूरत बात करी, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत बात करी है अनुराग भदौरिया ने। एक सेकेंड, आपने बोला क्या करा मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी की सरकार थी। बिहार में क्या किया? देखिए, इस देश की नेताओं की एक मुसलमानों की बहुत बड़ी विडंबना है, और वो बहुत बड़ी विडंबना ये है कि उन्होंने हमेशा अपना नेता जो है वो एक हिंदू में देखा, जो कि एक अच्छी बात है, एक हिंदू में देखा। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत ने जितना मुसलमान को धोखा दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। आज मैं उनके हक की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, उनको आपने कभी सीए में उलझा के रखा, कभी बाबरी मस्जिद में उलझा के रखा 1992 के अंदर? क्या मतलब था इस देश के मुसलमान का बाबरी मस्जिद के साथ? आप लोगों ने उलझा के रखा। इस देश की सेकुलर सियासत का नंगा नाच था ये 1992 के अंदर, जब मुसलमान लड़कों को पढ़ने के लिए बोलना चाहिए था, आपने बाबरी मस्जिद में उलझा के रखा। उससे पहले शाहबानों में उलझा के रखा, उसके बाद सुनना पड़ेगा, उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के विरोध में उलझा के रखा, और उसके बाद सीए और एनआरसी में उलझा के रखा, उसके बाद रोहिंग्या में उलझा के रखा। अरे कम से कम इस देश के सेकुलर सियासत के सूरमाओं समझ तो लेते कि उनका भला कहां है, उनके बच्चों का भला कहां है। मैं मानता हूं कि इस देश में मुसलमान बेचारे बन के रह गए क्योंकि इस देश की सेकुलर सियासत ने उनको पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल किया है, उनका लाभ नहीं उनकी हानि करी है। ऐसे नहीं कहा जाता पढ़ेंगे और लिखोगे तो बनोगे नवाब, कोट अनकोट नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो। इस देश में आजादी से पहले मुसलमानों की क्या पढ़ाई होती थी? और आप हाल देखिए 2025 तक क्या हश्र हो गया है इस देश के। आप नामी साइंटिस्ट रहे अब्दुल कलाम आजाद साहब, माफ करिए एपीजे अब्दुल कलाम,
माने हुए साइंटिस्ट रहे। मतलब उनको बुरानवानी में उलझा के रखा हुआ है इन लोगों ने, उन्हें आजम खान जैसे व्यक्ति में उलझा के रखा हुआ है। यह है सच्चाई। समझ में आया आपको अनुराग गुजरिया? अमीर जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने उलझा के रखा हुआ है पूरे देश को। मैं बधाई देता हूं आपको और आपको तालियों से स्वागत करता हूं कि आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उलझा के रखा हुआ है। कभी मंदिर के नाम पे उलझाया, मस्जिद के नाम पे उलझाया, चर्च के नाम पे उलझाया, कभी पूरे धर्म के नाम पे पूरे देश को उलझा के रखा हुआ है। बधाई देता हूं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति करती है, विकास की राजनीति नहीं करती है, ना युवाओं के बारे में बात करती है, ना समाज को आगे ले जाने की बात करती है, ना देश को आगे ले जाने की बात करती है। धर्म के नाम पे उलझा रखा है। मुझे एक बात बताया, अमित यार इनका टेप रिकॉर्डर बंद करो ना, क्या ये बकबक करते रहेंगे ये फालतू में। मुझे बस एक बात बताइए, अच्छा देश में वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 एकड़ जमीन कैसे आ गई भैया? 321 अचल और 16,713 चल संपत्तियां कहां से आ गई? सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में, फिर बंगाल में है। ये कहां से जमीनें आ गई? अगर ये जमीन किसी की नहीं है, कोई क्लेम नहीं करता है, सिर्फ दान से वक्फ को मिल गया, तो इतना दान मिल गया है। ये जमीन हड़पा गया है, इसमें आधी संपत्ति सरकारी संपत्ति है, काफी संपत्ति गरीब मुसलमानों की संपत्ति तो है। आपकी सरकार क्या कर रही थी? नहीं है, कोई बच्चा नहीं है तो सरकार क्या कर रही थी? मैं आपसे वही तो सरकार कर रही है, संशोधन कर रही है ना भाई। संशोधन इसलिए तो किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश इसीलिए तो किया जा रहा है संशोधन, जितने सताए हुए हैं उनका हक वापस मिल सके। कितने साल से गुजरात में, कितने साल से? अरे क्यों बीच में बोलते हैं? क्या है मतलब? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले, आपको मैंने मौका दिया, आप सबसे ज्यादा बोले, शांत रहिए आप। ओके, अजय आलोक देन विवेक श्रीवास्तव। अजय आलोक 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन विवेक जी। मैं कह रहा हूं कि वक्फ में जो हम जमीनें हड़पी हैं सरकारी संपत्ति, अब बताइए 1400 साल पहले इस्लाम आया, अब 1500 साल पुरानी मंदिर पे क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। तमिलनाडु में 14 गांव क्लेम कर लिए हिंदुओं के। तो इस गरीब मुसलमानों को लखनऊ में 1000 केसेस हैं जिनके बच्चे नहीं हुए, उनका घर संपत्ति कब्जा कर लिया वक्फ वालों ने। ये नेताओं की शर्त पे, मुसलमान नेताओं मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है विपक्ष के हवाले से। वक्फ को लेकर विपक्ष के सूत्र बड़े कह रहे हैं कि हर हाल में वक्फ के बिल को रोकना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आके इस बिल को रोकिए। टक्कर में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार एक ब्रेकिंग स्टोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएम के एक्स हैंडल को, जो ऑफिशियल हैंडल था, उसको अपना पर्सनल हैंडल बना लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली सीएम और ट्विटर हैंडल को व्यक्तिगत बनाने का अरविंद केजरीवाल पे ये गंभीर आरोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि लूट करी है इन्होंने, अब डिजिटल लूट कर रहे हैं, पहले पैसों की लूट कर रहे थे। मैं सीधे तौर पर विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, सीएमओ का हैंडल प्राइवेट कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। नहीं, अब वो डिपेंड कर भाई, जिस हैंडल को सीएमओ की तरह यूज कर रहे थे, क्या आईडी थी, किसकी थी, कुछ तो तहकीकात हो। वीरेंद्र सचदेवा जी तो जिस दिन से चुनाव जीते हल्ला कर रहे हैं, कल अमानतुल्लाह पे हल्ला कर रहे थे, वहां भी जुडिशरी ने बोला कि भाई इसको अरेस्ट नहीं करना है। मैं ओखला में था उस दिन, पूरी की पूरी नाकाबंदी कर रखी थी, छोटे छोटे यंग कॉलेज के लड़कों को पुलिस तंग कर रही थी। तो ये जो कुछ क्रिएटिव करने की सोचें सचदेवा जी, हमारी तो ये उनको एक राय है। और अभी से इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फाइटिंग क्यों लेंगे, खत्म हो गया है। पर ये हैंडल तो दिल्ली के सीएम का है ना। हाँ, ये हैंडल तो दिल्ली का सीएम का है, वो दिल्ली के सीएम नहीं रहे तो हैंडल को साथ में ले जाएंगे। बाबा सीएम नहीं, उसका किसका आईडी था उस पे, किसके आईडी से, किसके ईमेल आईडी से वो हैंडल बनाया गया था? एक सेकंड अजय आलोक, मेन बात है अजय आलोक, वो कह रहे हैं आप लोग कुछ क्रिएटिव करिए। डिटेल दें जरा मुझको। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। किसके डिटेल थे उस पे? सर आपने अपनी बात को रख लिया। पहली बात अजय आलोक, भाई साहब एक मिनट, सबसे पहली बात, ये आरोप नहीं है, ये सीधी इन पे एफआईआर होगी। एलजी को हमने चिट्ठी लिखा है कि इस पे एक्शन लेने, ये आरोप नहीं है। दिल्ली के सीएमओ का हैंडल, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका ट्विटर हैंडल अलग है, पीएमओ का ट्विटर हैंडल अलग है। प्रधानमंत्री मोदी का पीएमओ नहीं हो सकता है, मोदी जी कभी पीएमओ के हैंडल को यूज नहीं कर सकते हैं। हर सीएमओ का अलग अलग ट्विटर हैंडल है जो कि आधिकारिक हैंडल होता है,
कोई व्यक्तिगत नाम से उसको यूज नहीं कर सकता है। ये इम्प्रॉपराइटी नहीं है आपकी, और उसको डिपेंड मत कीजिए विवेक सचदेवा जी। लोग आपको पढ़ा लिखा विवेक श्रीवास्तव आपको लोग समझते हैं। नंगई का लिमिट कर दिए, इस हैंडल में किसकी आईडी नंगई का लिमिट कर दिए। मतलब केरला के मुख्यमंत्री का सीएमओ का हैंडल वो अपने नाम से करेंगे। केरला के मुख्यमंत्री का सीएमओ का जो हैंडल है वो अपने नाम से करेंगे। ऐसा चलता है क्या? देश कानून से चलता है कि आप से लोगों की बात से? ओके, ठीक है। क्या मुझे आइडेंटिटी डिटेल कोई देगा? छोटा सा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, एफआईआर होगी। आप देंगे। ओके, आप एफआईआर होगी। अनुराग गुदरिया, अभी आप वक्फ को डिफेंड कर रहे थे, अब आप इसको भी डिफेंड करेंगे कि डिजिटल चोरी भी जायज है, जमीन की चोरी भी जायज है? देखिए, मैं हमेशा राष्ट्र की बात करता हूं, देश हित की बात करता हूं, समाज को आगे ले जाने की बात करता हूं, देश की एकता की बात बोलो ना यार। अगर मैं कुछ कहता हूं तो सोच समझ के बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है दिल्ली के अंदर में, उसकी जिम्मेदारी बनती है अब जनता के बारे में समझ और हदौरिया चुनाव जीती, जनता की कोई बात ही नहीं कर रही है, व्यक्तिगत हमले कर रही है। अरे अब जनता के बारे में करो ना। क्या आपने बोला था यमुना साफ करने के लिए? आपने बोला था यहाँ पे रोड है चमचमाएंगे, तो आप लगे हो आरोप। मतलब पिछले 27 साल से मांगा नहीं यमुना साफ करने वाला, बीजेपी को 27 आप बीजेपी से चाहते हैं 27 घंटे में यमुना साफ कर दे। ओके, लेकिन मैं इस पर क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमएम के शोएब भाई, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, या फिर सीएमओ का अधिकार तो किसी व्यक्ति को होता नहीं है, वो तो सीएमओ को ही होता है, ये तो औपचारिक तौर पे होता है? देखिए, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, आपका स्टैंड क्या है? आप प्रदेश अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, लगता है कि डू यू थिंक ये राइट है? नहीं, मुझे लगता है कि ये उनके घर का आपस का मामला है और ये आपस में उनको सुलझा लेना चाहिए। इससे जनता के हित का कोई मुद्दा नहीं। हमारा जो मुद्दा दिल्ली के अंदर वो बहुत स्पष्ट है कि मुस्तफ़ाबाद में डेवलपमेंट करके उसके हालात बदलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर नाम बदलने की कोई भी कोशिश की गई तो हमारे 33,000 वोटर के साथ हम बैठे रहेंगे और हर परिस्थिति का सामना करना शुरू कर दीजिए। आदत डालिए। ना तो नाम बदलने की भी कोई बात है, कहने की आदत डालिए। 33,000 वोटर के साथ हम बैठे नहीं रहेंगे, ये धमकाना क्यों है? मतलब आपसे मैं एक चैनल पे सवाल पूछ रहा हूँ, मुस्तफाबाद में हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग निकल पड़ेंगे, मतलब कमाल है। आज आप बोल रहे थे हम आप कागज दिखाइए, परसों तक आप बोल रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये गीत गा रहे थे भैया आप लोग। ओके सर, देखिए ये एमआईएम की पॉलिसी बहुत पुरानी रही है कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और अभी इनका एक बयान आया है कि पाकिस्तान को हम यहां तक ले आएंगे। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की बात मैं बताऊं, जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, ये तो बात पुरानी हो गई, वो अलग चीज है सर। सीएमओ सरकारी चीज है, अरविंद केजरीवाल छोड़िए मुस्तफाबाद को ना, मुस्तफाबाद का कुछ हो रहा है ना आपका वहां पर कुछ हुआ। हमारे 33,000 वोटर बैठे नहीं रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं कह रहा हूं मुसलमान लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाई पे लगाइए, आप लोग जीवन बनाइए उनका, एक स्कूल चलाइए आप यहां पर बैठकर, फायदा होगा इससे आपका भी और कर्म फल भी अच्छा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।